हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अरूप के वर्मा। हम कर रहे हैं पीवाईक्यू की सीरीज़ और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस को हम करेंगे जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड, एमपी, इन सभी स्टेट्स को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे इस पार्ट का है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 2 ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपको इवेंट्स दिए गए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाना है। तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर बैटल ऑफ मुदगी, मुदगी की लड़ाई जो है ये कब होती है? ये लड़ाई लड़ी जाती है दैट इज़ इन 1845 में। 1845 के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया फोर्स की कंपनीज के बीच में, मतलब फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख खालसा आर्मी के बीच में। ठीक है, दैट इज़ अगर जो मैं बात करूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के बीच में प्लस सिख खालसा आर्मी के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। और जो बेसिकली आर्मी सिख एम्पायर जो था पंजाब के अंदर, उसकी आर्मी थी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? जीत देखने को मिलती है। यहाँ पर इनकी विक्ट्री होती है इस पर्टिकुलर लड़ाई के अंदर। बैटल ऑफ पोर्टोनोवा, बैटल ऑफ पोर्टोनोवा की जब हम बात करते हैं तो ये लड़ाई आपकी लड़ी जाती है 1781 के अंदर। और 1781 के अंदर ये लड़ाई होती है और ये टाइम पीरियड था बेसिकली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का ये पीरियड चल रहा था। और इस टाइम पर जो ब्रिटिश फोर्स की तरफ से सर आयरिस कूट थे, वो लड़ रहे थे 8000 की एक टीम के साथ, मतलब 8000 की एक फोर्स थी। और यहाँ पर मतलब इनकी तरफ से एक फोर्स थी बेसिकली, उसे कहा जाए तो वो फोर्स की संख्या थी 8000। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर लड़ाई हो रही थी किसके साथ में? यहाँ पर लड़ाई हो रही थी एक हैदर अली के साथ, दैट इज़ हैदर अली। और हैदर अली कौन है? ये व्यक्ति है मैसूर किंगडम का राजा। ठीक है, और मैसूर किंगडम के राजा यहाँ पर था, तो इसकी संख्या जो थी यहाँ पर ये लगभग 40,000 की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारा सरखेड़ा, बैटल ऑफ सरखेड़ा। सो बैटल ऑफ सरखेड़ा ये जो लड़ाई है ये लड़ी जाती है 1724 के अंदर, 1724 में। और 1720 सरखेड़ा बेरार भारत में है, तो वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी जाती है। और किसके बीच में? निज़ाम उल मुल्क और मुबारक खान के बीच में। निज़ाम उल मुल्क के बीच में और प्लस मुबारिज खान, इन दो के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है बेसिकली। ठीक है, और जो मुबारिज खान है ये कौन है? ये सूबेदार है दक्खन का, मतलब जो दक्षिण का एरिया है, जो साउथर्न एरिया है वहाँ पर उसका क्या है? सूबेदार है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर निज़ामुल मुल्क जो है इसकी क्या होती है? जीत होती है और ये मुबारिज खान को मार देता है इस पर्टिकुलर लड़ाई के अंदर। ठीक है, और लास्ट बैटल है यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज अ बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा जो है वो 1759 के अंदर लड़ाई लड़ी जाती है, 1759। ठीक है, तो अब हम इनको अरेंज करें अगर जो क्रोनोलॉजी के अनुसार, तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हिंदी में शायद ये गलत हो गया है, इसे छोड़ दीजिए, इंग्लिश वाले को आप कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह द सेटअप द अदालत आला। अदालत आला जो है राजा रंजीत सिंह ने कहाँ पर शुरू की थी? ये शुरू करी गई थी लाहौर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, लाहौर जो है कैपिटल थी सिख एम्पायर की। इट वॉज द कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर। ठीक है, एंड एक मेजर कल्चरल और कमर्शियल सेंटर भी था साथ में। अदालत आला जो है ये रिस्पॉन्सिबल था किस चीज़ के लिए? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से अदालत हुआ करती थी, कह लीजिए एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उस एरिया के अंदर,
जो कि डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस इन सभी एरियाज़ के जो कोर्ट्स होते थे, इन कोर्ट्स की जो मुकदमे होते थे जिनको वहाँ पर हल नहीं किया जा पा रहा था, तो उनको यहाँ पर देखा जाता था या उनको सुना जाता था। ठीक है, और ये बेसिकली कहा जाता था अदालत आला, दिस इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह की दरबार का यह फाइनल कोर्ट हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। पहला नगर निगम भारत का कहाँ पर शुरू हुआ था? ये हुआ था चेन्नई के अंदर। चेन्नई और बेसिकली चेन्नई या फिर आप कह लीजिए इसे मद्रास। मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये 1687 में पहली बार ये कॉरपोरेशन बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल। ये ट्रीटी हुई थी 1748 के अंतर्गत। ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जब एंड होता है उसके तहत जो ट्रीटी की जाती है दैट इज़ द ट्रीटी, जो कि ये ट्रीटी बेसिकली किन किन के बीच में होती है? ये फ्रेंच फोर्सेस के बीच में, फ्रेंच फोर्सेस और देखो नवाब अनवरुद्दीन, नवाब बेसिकली अनवरुद्दीन के बीच में ये लड़ाई होती है, तो वहाँ पर ये बेसिकली ट्रीटी होती है। दिस टॉक्स अबाउट द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ पर देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ पर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है आपका। इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। ठीक है, तो इस लड़ाई के बाद जो फ्रेंच ने कब्जा कर लिया था मद्रास के ऊपर, उस एरिया को इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया गया था और यहाँ पर ट्रीटी देखने को मिलती है। दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर इन 1755। तो डिंडीगल में आर्मरी किसने बनाई थी? मॉडर्न आर्मरी। देखिए आर्मरी दैट मीन्स ये है आपकी क्या, जिसे शस्त्रागार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर आप वेपन डिपो बेसिकली कह लीजिए एक तरीके से। ठीक है, ये किसने इस्टेब्लिश करी थी? ये इस्टेब्लिश करी थी हैदर अली ने। हैदर अली ये किंगडम था या बेसिकली ये राजा था कहाँ का? मैसूर का। ये मैसूर का राजा था और इसने 1755 के अंदर एक डिंडीगल के अंदर जो है एक आर्मरी को स्टैब्लिश किया था। यहाँ पर इस आर्मरी को स्टैब्लिश किया और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर करता था और स्टोर करता था बेसिकली नए नए हथियारों को। ठीक है, न्यू जो मॉडर्न टाइप के हथियार हुआ करते थे उस ज़माने में, तो उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता था और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। डच अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाते हैं? ठीक है, तो डच जो है फाउंड करते हैं अपनी पहली ट्रेडिंग सेंटर या बेसिकली फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो बनाते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं पहली फैक्ट्री। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश के अंदर है इन 1605 के अंदर। ठीक, अब इसके बाद ट्रेडिंग सेंटर की बात कर रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद ये अपने ट्रेडिंग सेंटर बहुत सारे एरियाज़ में इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि अगर जो हम बात करें तो कोंकण का एक एरिया है ना, कोंकण एरिया। देखिए जब इंडिया की हम बात करते हैं दिस इज द कोंकण एरिया। यहाँ पर आपका गोवा वाला जो एरिया पड़ता है दिस इज कॉल्ड द कोंकण एरिया। ठीक है, तो ये हो गया 1605 में यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम में। देन कोंकण के सूरत वाला जो एरिया है, ठीक है, सूरत में यहाँ पर 1616 के अराउंड यहाँ पर अपनी फैक्ट्री डालते हैं। इसके बाद आगरा में भी यहाँ पर फैक्ट्री डालते हैं। ठीक है, और आगरा के बाद भरूच में भी फैक्ट्री डाली जाती है। भरूच के साथ साथ फिर ये तो कोंकण का एरिया हो गया, दिस इज रिलेटेड विद द कोंकण एरिया। ठीक है, इसके बाद ये लोग अपनी फैक्ट्री मालाबार का जो कोस्ट है, साउथ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट जो है उसका साउथर्न हिस्सा जो केरला वाला इलाका है हमारा। ठीक है, वहाँ पर कोचीन में
अहमदनगर में और पटना, बेसिकली पटना तो सेंट्रल में आ जाता है, बट इस एरिया में भी यहाँ पर डाली जाती है। ठीक है। और मछलीपट्टनम के साथ नागपट्टनम और चिनुसुरा, तो इन एरियाज में भी यहाँ पर फैक्ट्री बढ़ती है किसकी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो कुल मिला के यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी एरियाज को अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर। हु रिमार्क्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट कंपनी इज anomaly but it is a part of system where everything is anomaly। ठीक है। तो यहाँ पर द कंपनी इज अनोमली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज अनोमली। इसका मतलब है ये बेसिकली ये जो चीज़ कही गई थी, ये कही गई थी GB मकौले के द्वारा। ठीक है, GB मकौले के द्वारा। ये किसके द्वारा कही गई है, बेसिकली ये पूछा गया है, किसने ये रिमार्क दिया था, दैट इज GB मकौले। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, GB मकौले ये वही व्यक्ति है जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ मेंबर बनाया गया था, फर्स्ट लॉ मेंबर ये चुना गया था, लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर आफ्टर द चार्टर्ड एक्ट आया था, जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर से और उनके रिलेटेड ट्रीटीज या जो भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूँ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये लड़ी जाती है कब, 1746 टू 48 के बीच में, 1748 के बीच में। किस साइड से, देखिए यहाँ पर जो है इधर हम बात करते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर गवर्नर ऑफ फ्रांस, जो गवर्नर था यहाँ पर फ्रांस का, फ्रांस की तरफ से जो गवर्नर था वो था डुप्लिक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर जो नवाब थे कर्नाटक के, ठीक है, और कर्नाटक के नवाब, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कौन था साथ में, मतलब ये तो एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो व्यक्ति थे वो थे मतलब यहाँ पर गवर्नर ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिश या ब्रिटेन कह लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच में यहाँ लड़ाई होती है और यहाँ पर जो ट्रीटी, जब लड़ाई ख़त्म होती है ये 48 के अराउंड, तो उस टाइम पर जो ट्रीटी ऑफ एलेक्सला शैपल ये साइन की जाती है 1748 को। तो दिस इज ए इज रिलेटेड विद द एंड ऑफ ट्रीटी, ऑप्शन 4। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड कर्नाटिक वॉर आ जाता है, सेकेंड यहाँ पर है आपका। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, दूसरा कर्नाटिक वॉर है ना, ओके वर्ड्स चेंज हो गए। सेकेंड कर्नाटिक वॉर की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इट वॉज फॉट इन 1748। जब ये ख़त्म होती है उसके बाद तुरंत ही ये चालू हो जाती है और 1754 तक ये लगभग लड़ाई चलती है, 7 सालों तक। ठीक है, किस किस के बीच में, निज़ाम जो था हैदराबाद का, निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस लड़ाई के दौरान जो है बेसिकली मारा जाता है। और डुप्लिक्स जो है, जो डुप्लिक्स कौन है यहाँ पर, गवर्नर था फ्रांस का, वो सपोर्ट करता है किसको, मुजफ्फर जंग को। ठीक है, फॉर हैदराबाद के लिए वो उसको सपोर्ट करता है, और चंदा साहिब जो है कर्नाटक का उसके लिए। और जहाँ पर सपोर्ट मिलता है ब्रिटिशर्स का, उसे ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं नसीर जंग को। नसीर जंग को यहाँ पर ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते हैं फॉर द नवाब ऑफ अनुरुद्दीन के लिए। ठीक है, और ये लड़ाई जो है वो एक इनकॉन्क्लूसिव रही है यहाँ पर, मतलब इस जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर है इसका कोई प्रॉपर या फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन देखने को नहीं मिलता है। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर इज इनकॉन्क्लूसिव। ठीक है, ओके, ठीक। फिर आती है हमारी थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपकी 1756 से लड़ी जाती है, कब तक, 1763 तक, 56 से 63 तक ये भी लड़ी जाती है। ये इमीडिएट कॉज था, मतलब एक 7 साल लड़ाई लड़ेगी, उसके बाद ये तुरंत ये लड़ाई देखने को मिलती है। रॉबर्ट क्लाइव वॉटसन जो है वो कैप्चर करते हैं चंद्रनगर को यहाँ पर। ठीक है, और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश एक फेमस लड़ाई है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश ये 1760 में ये लड़ी जाती है, इसी टाइम के बीच में, जो कि आयरी कूट ब्रिटिश की तरफ से था और काउंट डी लैली फ्रेंच जनरल था। इन दोनों के बीच में बेसिकली लड़ी जाती है और यहाँ पर फ्रेंच जो है वो हार जाते हैं इस लड़ाई के अंदर, और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है 1763 के अंदर साइन की जाती है।
सो थर्ड कार्नेटिक वॉर है, इट इज़ रिलेटेड विद द ओके ट्रीटी ऑफ पेरिस, दिस इज ओके। फर्स्ट मैसूर वॉर आ जाती है इसके बाद। अब हम यहाँ पर मैसूर की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ फर्स्ट मैसूर वॉर, ये आपकी 1767 से लेकर 1769 के बीच में ये लड़ी जाती है, ठीक है, हैदर अली के बीच में, और ट्रिपल अलायंस था यहाँ पर, ठीक है। ट्रिपल अलायंस किसका था, जहाँ पर मराठास थे, निज़ाम थे और ब्रिटिशर्स थे एक तरफ, और यहाँ पर हैदर अली जो था वो व्यक्ति वो अकेला लड़ रहा था, ठीक है। जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो हार जाते हैं और ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पर 1769 के अंदर साइन की जाती है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स लॉस्ट करते हैं, ऑप्शन 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस कहानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। उनके संबंध में स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये लास्ट महाराजा थे सिख एम्पायर के, कौन, दलीप सिंह, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है, पेरिस के अंदर इनकी मृत्यु होती है। इन बेसिकली अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट डेट 22 अक्टूबर को 1893 के अंदर, ठीक है, जब ये 55 साल के लगभग थे, 55 ईयर्स के थे लगभग इस टाइम पर जब इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893, दैट इज ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर, यही पूछा गया है आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के द्वारा लास्ट गवर्नर मुर्शिद कुली खां को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ये लास्ट गवर्नर था बंगाल का जो मुगल एम्पायर ने बेसिकली अपॉइंट किया था, और ही वॉज अपॉइंटेड बेसिकली इन 1717 में बाय द मुगल एम्पर। एक मुगल एम्पर था फरुख शियार नाम के जो मुगल एम्पर था उसके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनियंट चर्च। बेगम समरू ने सबसे प्रतिष्ठित चर्च का निर्माण किया था, कहाँ पर, ये कौन सा है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये है बसिलिका आउट ऑफ लेडी ग्रीज, सरदाना, ठीक है। ये सरदाना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्लेस है, वहाँ पर इस चर्च को स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया when the British East India Company was formed in London। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो भारत में राजा कौन था। तो यहाँ पर भारत में राजा था अकबर, ठीक है, थर्ड मुगल एम्परर था। इसका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो मतलब एक 1556 से 1605 के अराउंड ये टाइम पीरियड इसका चल रहा था, ठीक है। और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 के अंदर, 31 दिसंबर को अराउंड टाइम पीरियड था यहाँ पर, ठीक है। तो अकबर जो है, अकबर का फादर कौन था, अकबर का फादर था हुमायूं। उसके बाद अकबर आता है विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। बैरम खान की सहायता से जो है एक यंग लड़के को या यंग पर्सन को भारत की गद्दी यहाँ पर सौंपी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पोर्तुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्टेस। सो किस जगह यहाँ पर बनाया था इन्होंने, तो ये फोर्ट इमैनुअल कोची के अंदर यहाँ पर इन्होंने बनाया था केरला में। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। टीपू सुल्तान डिफीटेड द इंडियन ब्रिटिश आर्मी इन 1780 के अंदर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को हराया था, कहाँ पर, ठीक है। तो ये हराया था दैट इज पोलीलूर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर पोलीलूर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। बैटल ऑफ पोलीलूर बेसिकली 1780 में लड़ी जाती है, ठीक है। ये एक कॉन्जेवरम एक जगह है जो कि कांचीपुरम में है, ठीक है। कॉन्जेवरम जो कि कांचीपुरम में एक जगह है जो आज की डेट में हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर है। तो वो भी बेसिकली एक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का हिस्सा थी, ये मैसूर वॉर, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया फॉर ट्रेड? पहला यूरोपियन जो है वो पुर्तगीज़ आए थे भारत में, ठीक है, पुर्तगीज़। वास्को डी गामा में हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री में कई बार पढ़ा है हमने, वास्को डी गामा जो है पहला यूरोपियन था जो भारत आता है अटलांटिक ओशन होते हुए कालीकट के अंदर, ठीक है। और पुर्तगीज 16 सेंचुरी में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, डेनिस, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी और पुदुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ओके, पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द पुर्तगीज। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इन 16 सेंचुरी में ये आते हैं, ठीक है। सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। ये स्टेटमेंट गलत है। पुर्तगीज़ के बाद यहाँ पर जो पौंडीचेरी को कैप्चर करते हैं वो फ्रेंच नहीं थे, वो थे डच थे। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, तो ये भी गलत है। ब्रिटिशर्स जो है वो पौंडीचेरी को कैप्चर करते हैं, कहाँ से, फ्रेंच से उन्होंने कब्जा किया था इस पर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये गलत है। तो करेक्ट क्या पूछा था, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है। दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, बेसिकली लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, इन द बैटल ऑफ, किस लड़ाई में यहाँ पर हार होती है, बैटल ऑफ प्लासी एक लड़ी जाती है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है 1757 के अंदर, 1757 में। और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव एक डिसेसिव डिफीट देते हैं किसको, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल जो था उसको। और बैटल ऑफ प्लासी एक ब्रिटिश कॉलोनियल का डोमिनियन देखने को मिलता है, मतलब इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश एम्पायर एक पूरी तरीके से पूरे देश में यहाँ पर हावी देखने को मिलता है। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन विच गवर्नर्स टेन्योर, किस गवर्नर के कार्यकाल में दीवानी राइट्स जो हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाई एम्परर शाह आलम के द्वारा। देखिए शाह आलम सेकंड है, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें शाह आलम सेकंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पर जो दीवानी राइट्स हैं वो दिए गए थे रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर, ब्रिटिश की तरफ से जो था रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, ठीक है, 1765 के अंदर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बक्सर भी आपको देखने को बैटल ऑफ बक्सर मिलेगी, उसके साथ बैटल ऑफ बक्सर के साथ में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के अंदर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पर देखने को मिलती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर जो हम बात करें यहाँ पर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है 1786 से लेकर 1793 तक। और इसके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ठीक है, वो चीज़ देखने को मिलती है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1798 के अंदर, 1798 से 1805 के बीच में गवर्नर जनरल रहता है भारत का, और ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पर एक्सपेंड करने का काम करता है। विलियम बेंटिक जो है ये 1828 से लेकर 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। और इसने कई सारी चीज़ें की, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इसका रोल रहता है। और इंग्लिश एजुकेशन को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूड, अब रंजीत सिंह का जो किंगडम है वो कहाँ तक फैला हुआ है या कहाँ तक है या क्या है बेसिकली, तो महाराजा रंजीत सिंह का जो बेसिकली रिकॉग्नाइज हैं ये शेर पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता है आमतौर पे, ठीक है। और इनका जो एरिया है वो श्रीनगर, अटोक, पेशावर, बन्नू, रावलपिंडी, जम्मू, गुजरात और साइलकोट, कांगड़ा, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, ये सब एरियाज तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी नाम लिए उनमें से एक जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है आपका श्रीनगर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज वॉज, पुर्तगीज़ के द्वारा कौन सी फैक्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये थी आपकी हुगली में। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। वास्को डी गामा ने एक सेट करी थी ट्रेडिंग फैक्ट्री, ठीक है,
कैन्नौर के अंदर। और बेसिकली कैन्नौर के साथ साथ कालीकट, कोची, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गए पुर्तगीज़ के द्वारा। बट यहाँ पर फैक्ट्री बात कर रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर कौन सी बंगाल या वेस्ट बंगाल बेसिकली बंगाल का जो इलाका था वहाँ पर कौन सी सेट करी गई थी, वो थी आपकी हुगली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? कलकत्ता शहर की स्थापना किसने करी थी? कलकत्ता जो है, अगर जो हम 1690 के अराउंड में जाएं तो इसे कलकत्ता कहा जाता था, कोलकाता कलकत्ता, है ना, कलकत्ता है और कोलकाता, ठीक है। इसकी फाउंडेशन रखी थी जॉब कॉर्नॉक ने, जॉब कॉर्नॉक। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। The Anglo-Afghan relation in 19th century were influenced by the fear of whose expansion towards India? ओके, तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन हुआ करता था वो था रशिया का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए, अफगान की बात कर रहे हैं, एंग्लो अफगान की बात, उनकी लड़ाइयों का टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो थी वो थी 1839 से लेके 42 के बीच में लड़ी जाती है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो क्या था, 78 था, हाँ, 1878 टू 80 के बीच में लड़ते हैं। और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1919 के बीच में ये लड़ी जाती है। तो ये तीनों का टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लीड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज, तो ये थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 के अंदर लड़ी जाती है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस की तरफ से। देखिए, यहाँ पर लड़ी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस की तरफ से, जहाँ पर जो मेजर हेक्टर मुनरो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था। और एक कंबाइंड आर्मी थी, कंबाइंड आर्मी, और जो कंबाइंड आर्मी में लोग थे वो थे बंगाल अलाइंस था बेसिकली, बंगाल का, अवध का और मुगल एम्पायर का। तो ये कंबाइंड अलाइंस था। और इस बैटल के अंदर बेसिकली ठीक है, तो ये बेसिकली बैटल थी। और बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है 1757 के अंदर लड़ी जाती है। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवॉश होती है आपकी, ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये 1761 के अंदर लड़ी जाती है। किसके बीच में? मराठा एम्पायर्स के बीच में और दुरानी एम्पायर्स के बीच में, ठीक है, दुरानी एम्पायर्स के बीच में यहाँ पर लड़ी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 17वीं शताब्दी में ओवरसी फ्रेंच कॉमर्स के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी बाय दैट इज जीन बैपिस्ट कॉलबर्ट के द्वारा। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जीन बैपिस्ट कॉलबर्ट द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और किंग कौन था इस टाइम पर, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, किंग कौन था यहाँ पर? किंग लुइस था, लुइस 14, ठीक है, किंग लुइस 14 यहाँ पर था, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंच कंपनी के बारे में, तो फ्रेंच फैक्ट्री जो है सबसे पहले सूरत में लगती है। सूरत के अंदर कहाँ लगती, कब लगती है? 1668 के अंदर लगती है। और 1701 के अंदर, ठीक है, पौंडीचेरी जो है वो कैपिटल बनाई जाती है फ्रेंच सेटलमेंट की भारत के अंदर। फ्रेंच ने माहे जो मालाबार माहे जो एक प्लेस है यमन कोरोमंडल में और कराईकल तमिलनाडु में, इसे भी अपना ऑक्युपाई कर लिया था। डुप्लेक्स आता है फ्रेंच गवर्नर बन के, और जिसने एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर उसके टाइम पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच फेल टू स्टैब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज इसका मेन रीज़न था कि इंग्लिश के पास एक, या ब्रिटेन के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के पास बहुत मजबूत सेना थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर फ्रेंच की जो है वो हार देखने को मिलती है। फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर इनटू इंडियन ट्रेड एट
वन टाइम एंड अदर। ओके, क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है कब कौन सा व्यक्ति आता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम अगर जो बात कर लें यहाँ पर ब्रिटिशर्स की या इंग्लिश की, तो ये आते हैं 1608 के अंदर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 1608 में जेम्स वन जो ब्रिटिश एम्परर था उसने सेंड किया था कैप्टन विलियम हॉकिंग्स को। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स को यहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, कहाँ पर? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में 1608 में वो आता है और परमिशन मांगता है कि भाई वो ट्रेड करना चाहता है पोर्ट्स पर। ठीक, फिर डच की जब हम बात करते हैं तो डच 1602 में आते हैं। ठीक है, और अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाते हैं भारत में। और यहाँ पर अगर जो मैं डच के उस पर्सन की बात करूँ जो पहली बार भारत में आता है, वो था हाउटमैन। हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति था जो डच था, वो भारत में पहली बार आता है 1602 में ट्रेड करने के लिए। और वो अपनी पोर्ट ट्रेडिंग पोर्ट जो है वो गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी एरियाज़ में बनाता है। फ्रेंच जो है, फ्रेंच भारत में जब आते हैं, फ्रेंच फ्रेंच है ना, हाँ, फ्रेंच से पहले हम बात करते हैं पुर्तगीज़ की सबसे पहले। ठीक है, तो पुर्तगीज़ जो है ये आते हैं 1498 के अंदर। जैसे हमें पता है वास्को डी गामा आता है कालीकट में। ठीक है, और ये कालीकट में एक रूलर था जिसका नाम था जुमेरियन। ठीक है, तो उसके टाइम पर बेसिकली ये उसके दरबार में आते हैं। और फ्रेंच की जब हम बात करते हैं तो ये 1664 के अंदर भारत में एंटर करते हैं। लास्ट थे इनमें से यूरोपियंस में, कंपनीज में जो इस्टेब्लिश करने फैक्ट्री अपनी आते हैं। और लुइस 14 के टाइम पर मतलब उन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि भैया जाओ और ट्रेड करो, मतलब उनकी परमिशन से ही आते हैं। तो जब इनको हम क्रोनोलॉजी पे लगाते हैं तो हमारा बनेगा 4213 दैट इज ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। ईस्ट इंडिया कंपनी की सीक्रेट की सक्सेस का कारण क्या था? तो यहाँ पर सक्सेस का कारण था एक तो एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर राष्ट्रवाद की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो अदर पर्सनस हैं वो आकर हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेन एंड मॉडर्न आर्म्स। बिल्कुल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटेन के लोग थे तो उनके पास मॉडर्न हथियार थे, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं, बट हाँ ये कह लीजिए कि शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा थी उस एज़ कम्पेयर टू द इंडियन पर्सनस। इंडियन सोल्जर्स लैक fidelity, consequently that one who paid them sufficient could have them on the services। मतलब यहाँ पर भारत के सैनिकों की निष्ठा का अभाव था, है ना, कि मतलब अगर जो कोई उसको मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है तो पैसे दे के मतलब उसी तरफ हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी ये देखने को मिल रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर सीक्रेट बेसिकली कहा जाए तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कि 94 में क्वेश्चन पूछा गया था, पुराना है, पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट द थिंग्स। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? पुर्तगीज पावर, देखो अल्फेंसो डी अल्बरिक। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अल्फेंसो डी अल्बरिक जो है ये फाउंडेशन रखता है किसकी? पुर्तगीज की इन इंडिया के अंदर, और ये रिप्लेस करता है अल्मेडा को। अल्मेडा जो गवर्नर था 1509 से लेके, ठीक है, इन 1510 के अंदर वो कैप्चर करता है गोवा को फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ठीक है, और अल्फेंसो डी अल्बरिक जो है ये रियल फाउंडर माना जाता है बेसिकली इन द पुर्तगीज इन द पर्टिकुलर टाइम पे। वास्को डी गामा की जब हम बात करते हैं ये व्यक्ति वही है जिसने इंडिया को डिस्कवर किया था 1498 के अंदर। ठीक है, अल्फेंसो डी, इसके साथ एक और नाम आता है ये था हमारा अल्फेंसो डी अल्बरिक, एक था फ्रेंसिस्को डी अल्मेडा, जो हमने अभी नाम बात की थी अल्मेडा व्यक्ति। ये फर्स्ट पुर्तगीज वॉइस रॉय था। ये कौन था? फर्स्ट पुर्तगीज वॉइस रॉय था ये। ठीक है, और इतना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फॉलो करता था, तो दैट इज ऑप्शन डी अल्मेडा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। तो ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिया गया था बॉम्बे, किससे? पुर्तगीज से।
ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चार्ल्स किंग सेकंड जो था ब्रिटेन का, वो मैरिक मतलब शादी, देखो यहाँ पर कहानी क्या थी, यहाँ पर दहेज सिस्टम था बेसिकली। अब इसको समझ लीजिए, एक था किंग चार्ल्स सेकंड, ठीक है, इसकी शादी होती है कैथरीन ऑफ दैट इज बरगांजा, ठीक है, कैथरीन ऑफ बरगांजा की एक मतलब राजकुमारी थी, ठीक है, उसकी शादी होती है इसके साथ में, और उसने यहाँ पर आप कैथरीन ऑफ बरगांजा लिख लीजिए, ठीक है, सीधी। तो इसकी शादी, इन दोनों की शादी होती है और वहाँ पर एक ह्यूज डिमांड की जाती है, मतलब एक डावरी, ठीक है। तो डावरी में और मतलब एक ट्रीटी हुई, मतलब कि दहेज में हमें जो है बॉम्बे जब एरिया है वो हमें दिया जाए। तो यहाँ पर बॉम्बे डावरी में पुर्तगीज़ के द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। ये कहानी छोटी सी है बस, और कुछ नहीं है। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा सिंह वॉज, ओके, कैपिटल क्या थी ये तो हमें पता ही है, लाहौर है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, महाराजा रणजीत सिंह की। तो कैपिटल जो है वो कैप्चर बनती है कब, 1799 के अंदर, 1799 के अंदर समहाउ, ठीक है। नेक्स्ट, विद विच मिसल, मिसल वॉज रंजीत सिंह रिलेटेड, ओके, मिसल किस मिसल से रंजीत सिंह रिलेटेड है। तो राजा रंजीत सिंह एक लास्ट मिसलदार थे। मिसलदार बेसिकली अब कहा जाए तो इसे कहा जाता है कमांडर, ठीक है, कमांडर। तो लास्ट मिसलदार थे सुकर, दैट इज सुकर चकिया, दैट इज ऑप्शन डी, सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल थी, ठीक है। इसके लास्ट कमांडर थे या लास्ट पर्सन थे बेसिकली कहा जाए, जो कि यहाँ पर 12 सिख जो सिख मिसल्स जो है वो देखने को मिलती हैं, उनमें से ये लास्ट थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है वो अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्टैब्लिश कहाँ पर होती है, एट द सूरत। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा किसके द्वारा निकाल दिया गया था, वो था जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये था गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे औरंगजेब ने निकाल दिया था। ये इन्वॉल्व था वॉर्स के बीच में, औरंगजेब और ट्रुप्स जो सूरत को कैप्चर कर रहे थे उनके बीच में, ये बीच में अपनी टांग उड़ा रहा था, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया था, चल भाई बाहर निकल। तो बस इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चन है। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पीडीएफ का इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।